माइक्रो ड्रामा क्या है? ये माइक्रो ड्रामा आई एम डैम श्योर कि आप में से कईयों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, और जिन्हें पता होगा उन्हें भी इसके बारीकियों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होगा। इसके बारे में ही बात करूंगा मैं आज के इस एपिसोड में। साथ ही ये बताऊंगा कि एज एन एक्टर आपको अपनी एक्टिंग स्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए ताकि आप माइक्रो ड्रामा के एक्टिंग स्टाइल को मैच कर सके। और अपनी इंटरेस्टिंग कहानी भी जारी रखूंगा कि कैसे मैंने असिस्टेंट से डायरेक्टर तक की अपनी जर्नी पूरी की थी। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजे's मूवी वर्ल्ड, योर गेटवे टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आज से 2 साल के अंदर इंडिया के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पार्ट होगा माइक्रो ड्रामा का। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो को एज अ प्रूफ रख सकते हैं और आप 2 साल के बाद देखेंगे जो मैंने कहा है वो सच साबित हुआ है। अब जबकि ये माइक्रो ड्रामा इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर है, तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम इसके बारे में जितना ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, और इसका बेस्ट तरीका है ये वीडियो। जी हाँ, मैं अपने इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा माइक्रो ड्रामा से रिलेटेड। माइक्रो ड्रामा मतलब 1 से 3 मिनट का वीडियो प्रेजेंटेशन। इन 3 मिनट्स के दौरान मैक्सिमम 2 सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन इन सीन्स में ड्रामा काफी हाई होता है। क्रिस्प प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छे डायलॉग से ऑडियंस को बाउंड कर दिया जाता है कि इन ड्रामा को आगे देखा जाए। नॉर्मली ये ड्रामा 60 से 70 एपिसोड्स के होते हैं, लेकिन इन दिनों एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो कुछ ड्रामा 3-4 एपिसोड्स में भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमारे लिए जरूरी है कि इस ड्रामा की बारीकियों को और भी बारीकी से समझे अगर हम एक्टिंग में इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। माइक्रो ड्रामा का ड्यूरेशन छोटा होता है, तो एक एक्टर के लिए जरूरी है कि जब भी वो एक्टिंग करे तो पॉजेस कम ले और अपने डायलॉग्स में चेंज ओवर डायलॉग्स बोलने के दौरान ही लाए, उसके लिए एक्स्ट्रा पॉजेस ना ले। एग्जाम्पल के तौर पे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सर झुकाऊं और मम्मा आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये आदमी मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। अरे आप तो मेरी मां है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सर झुकाऊं और मम्मा आपको भी समझ नहीं आ रहा है ये आदमी मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। देखा आपने, दोनों एक्टिंग स्टाइल में थोड़ा फर्क था। जहां पहले की एक्टिंग स्टाइल में पॉजेस लिए गए थे, वहीं दूसरे एक्टिंग स्टाइल में पॉजेस बिल्कुल नहीं थे। भाई, झारखंड के आए हुए लड़के को एक मुंबई की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की के मुंह से ये सब सुनने के बाद क्या क्या ख्याल आ जाते हैं वो आपको बता नहीं सकता। मतलब मेरे दिल में हुआ, वाह इतनी खूबसूरत लड़की मेरी तारीफ कर रही है, और कुल मिलाकर के जो मैं इंग्लिश बोल करके अपना इंप्रेशन जमाना चाहता था वो अब झारखंडी हिंदी बोल करके हो गया था। मैंने बोला सर टिकट नहीं है। उन्होंने बोला जब टिकट नहीं है तो बस में क्यों चढ़ा? मैंने बोला सर हम भूल गए सर, वो घर में ही पैसा भूल गए। बोला गांव से सीधा यहीं आ गए हो क्या? मैं एकदम नर्वस हो गया। उन्होंने बोला चलो थाने चलो। ये वीडियो कोई गलती से नहीं आया है, बल्कि इसी वीडियो में आगे मैंने ये कहानी दिखाई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपको ये कहानी देखनी है तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। चलिए अब जानते हैं अगला पॉइंट। माइक्रो ड्रामा में नॉर्मल ड्रामा के मुकाबले ज्यादा लाइंस होते हैं, तो एक एक्टर के लिए जरूरी है कि वो अपने लाइंस को अच्छे से याद करे। इसके अलावा यह भी समझे कि उस लाइन का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है कहानी बोलने के दौरान, क्योंकि कभी कभी यह हो सकता है कि इनैक्टमेंट के दौरान आप उस लाइन के इंपैक्ट को खत्म कर दे अगर आप किसी शब्द पे एम्फसाइज नहीं करेंगे तो एज एन एक्टर आपके लिए जरूरी है कि आप इस बारीकी का ध्यान रखें जब भी आप माइक्रो ड्रामा में इनैक्ट कर रहे हैं। तो माइक्रो ड्रामा आमतौर पे मोबाइल के लिए बनाई जाती है, इसलिए नॉर्मली 9:16 के रेशियो में शूट होती है। मतलब ऐसा कुछ जैसा आप शॉर्ट्स देखते हैं ऐसे वीडियोस होते हैं, लंबे, ना कि अभी जैसा आप वीडियो देख रहे हैं ऐसे चौड़े। इस चौड़े वीडियो को 16:9 फॉर्मेट कहा जाता है, जबकि लंबे वीडियो फॉर्मेट को 9:16 फॉर्मेट कहा जाता है। अब इस तरह के फॉर्मेट में शूट होने पे एक एक्टर के लिए एक नई चुनौती आती है, क्योंकि अब आपके शरीर का ज्यादा हिस्सा दिखता है। तो आपके लिए जरूरी है एज एन एक्टर कि जब भी आप माइक्रो ड्रामा की तैयारी करें
तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे मेहनत करना शुरू कर दे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी 9:16 रेशियो में शूटिंग के दौरान माइक्रो ड्रामा की। अभी जो मैंने माइक्रो ड्रामा डायरेक्ट किया उसकी रिक्वायरमेंट थी हाई एनर्जी और थोड़ी लाउड एक्टिंग। अब उसके लिए एक्टर को मैंने रीडिंग के दौरान गाइड किया था और उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट किया और शूटिंग के दौरान मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जब भी आपको माइक्रो ड्रामा में इनेक्टमेंट करने का मौका मिले आपकी रिक्वायरमेंट भी सेम होगी। इसलिए आपके लिए जरूरी यह है कि आप स्क्रिप्ट रीडिंग की पूरी अच्छी से तैयारी करें और स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। स्क्रिप्ट रीडिंग से रिलेटेड ये वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, आप चाहे तो इस वीडियो से अपने टेक्निक सीख सकते हैं और जब भी स्क्रिप्ट रीडिंग हो अपने डाउट्स को क्लियर करें। इस वीडियो का लिंक मैं इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देखें और सीखें और अगली बार स्क्रिप्ट रीडिंग करने के बाद अपने पहले माइक्रो ड्रामा में छा जाएं। एक बेस्ट तरीका जिससे आप खुद को माइक्रो ड्रामा के इनैक्टमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं वो है मोबाइल पे खुद की एक्टिंग रिकॉर्ड करके। और हाँ, ध्यान रखें कि आप रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाइल ऐसे पोजीशन में रखें, ना कि ऐसे। चलिए अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सीन दिया है। आप सभी एक्टर्स के लिए चैलेंज है कि आपको उस सीन को इनैक्ट करना है और रिकॉर्ड करके भेजना है दिए हुए ईमेल एड्रेस पे। और हाँ, रिकॉर्डिंग आप इस फॉर्मेट में ही करें, यानी 9:16 फॉर्मेट में। और ध्यान रखें, रिकॉर्डिंग के दौरान इनैक्टमेंट आपको माइक्रो ड्रामा स्टाइल में ही करना है। देखते हैं आप में से कितने लोग इस ड्रामा स्टाइल को समझते हैं। हो सकता है कि आप में से किन्हीं का एक्टिंग स्टाइल मुझे पसंद आए और अगली बार जब मैं माइक्रो ड्रामा डायरेक्ट करूं तो हम दोनों साथ में काम कर रहे होंगे। कहानी शुरू करने के पहले रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है कहानी। अभी तक मैंने बताया कि लगभग 17 दिन भूखे प्यासे कामत क्लब के बाहर स्ट्रगल करने के बाद एक वॉचमैन को मुझ पे दया आ गई और उन्होंने मेरी मुलाकात परवेज साहब से कराई, जो कि बालाजी के प्रोडक्शन हेड थे। और मैंने परवेज को झूठ बोला कि मैं पिछले 2 साल से एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूं और इस तरह मुझे मेरा पहला होप मिला इंडस्ट्री में पहला काम पाने का। फिर अगले दिन मुझे बालाजी में रश्मि से मिलकर अपना रेज्यूमे देना था और मैंने अपने इस झूठे रेज्यूमे को बनाने में मेरे दोस्त कुलदीप की मदद ली। फाइनली जब अपना झूठा रेज्यूमे लेकर के मैं बालाजी गया तो रश्मि को देख के मेरे दिल में एक एक्साइटमेंट हुई कि मैं रश्मि से अच्छी इंग्लिश में बात करके फट से इंप्रेस कर दूंगा। मैं गांव का लड़का इंग्लिश में किसी भी लाइन को झट से सोच के नहीं बोल सकता था, इसलिए कुछ लाइन की प्रैक्टिस करने लगा कि अगर रश्मि इंग्लिश में कुछ पूछेगी तो मैं इंग्लिश में उसके जवाब कैसे दूंगा। ये मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था कि तभी मुझे रश्मि ने अपने कैबिन में बुलाया और मुझसे पूछा, सौमित व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली। मैं तो अटक ही गया क्योंकि इस लाइन की मैंने तैयारी नहीं की थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और मैंने बोला अब हम सब कुछ कर लेते हैं, कंटिन्यूटी और कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी और प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी, ये सब चीज़ मुझे कुलदीप ने सिखा दिया था कि कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी यही काम होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के। लेकिन रश्मि ने जब मेरी बात सुनी वो तो चौंकी गई। उसने स्माइल किया और उसने कहा, आप अभी भी गांव की तरह बात करते हैं। मैंने बोला, वो हमको इस तरह से बात करना अच्छा लगता है। दरअसल ज़्यादा समय नहीं हुआ था मुंबई में आए हुए, मुश्किल से 20 दिन हुए थे, तो इतनी जल्दी तो मेरी लैंग्वेज चेंज नहीं होने वाली थी, इसलिए झूठ कहा। अब उस झूठ का रश्मि पे क्या असर हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरी झारखंडी हिंदी सुनकर के रश्मि जरूर इम्प्रेस हुई थी। रश्मि स्माइल करने लगी और मेरी तरफ देख करके धीरे से कहा, क्यूट। भाई, झारखंड के आए हुए लड़के को एक मुंबई की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद क्या क्या ख्याल आ जाते हैं वो आपको बता नहीं सकता। मतलब मेरे दिल में हुआ, वाह इतनी खूबसूरत लड़की मेरी तारीफ कर रही है। और कुल मिलाकर के जो मैं इंग्लिश बोल करके अपना इंप्रेशन जमाना चाहता था वो अब झारखंडी हिंदी बोल करके हो गया था। और तभी मैंने देखा कि रश्मि ना रिज्यूमे ध्यान से देख रही है। मेरे दिल में तो धक धक शुरू हो गया।
क्योंकि मुझे पता था कि रिज्यूमे में हर एक शब्द झूठ है। रश्मि ने ध्यान से कुछ एक नाम पढ़े और फिर एक नाम पे रुक गई और उसने पूछा, अच्छा अमित, दिस प्रोडक्शन हाउस इज इट क्षितिजा's प्रोडक्शन हाउस? मैंने बोला, नो 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 मैम, नो नॉट क्षितिजा, दिस इज कुलदीप कुमार प्रोडक्शन हाउस। अच्छा 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 अच्छा, हाँ नाम सेम ही है। एनीवेज, तो आप यहाँ पे काम कर चुके हैं ये सब प्रोजेक्ट्स में? मैंने बोला, हाँ मैम हम कर चुके हैं सब में काम। अंदर से तो हालत ख़राब थी, डर इतना लग रहा था कि मुझे तो लग रहा था कभी भी वो गुस्से पे बोले, बदतमीज़, सब झूठे तुमने डिटेल डाले हुए हैं, निकल जाओ यहाँ से, सब इंप्रेशन की हवा निकल जाएगी और जो मेरे अरमान थे सब तहस नहस हो जाएंगे, ये सब डर लगा हुआ था। लेकिन नीचे जो भगवान को प्रणाम किया था, शायद उसने कुछ असर किया। रश्मि को डाउट तो हुआ था, लेकिन मैं उस डाउट में फंसा नहीं। फाइनली रश्मि ने मुझे कहा कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं प्रोडक्शन को दे दूंगी। मैंने बोला, मैडम मोबाइल नंबर तो नहीं है। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, आप अपना घर का नंबर दे दीजिए। मैंने उनको नंबर दिया, मैंने बोला, मैम दिस इज़ माय नंबर। तो उसने नंबर लिया और टेक करके बोला, हाँ अमित, डोंट कॉल मी मैम, यू कैन कॉल मी रश्मि। एक दिन में इतनी सारी खुशियाँ, पहले बात होना, उसके बाद उनको अब नाम से बोलना, अब काम का भी कंफर्म हो जाना। मैं तो एक्चुअली अंदर अंदर कितना खुश था मैं बता नहीं सकता। और फाइनली इन खुशियों को समेटा हुआ मैं बालाजी से बाहर निकल रहा था, बहुत ही एक्साइटेड था। बालाजी से बाहर ही थोड़ी दूर पे एक पीसीओ था, तो मैंने पीसीओ से कॉल लगाया एक प्रोडक्शन वाले को। प्रोडक्शन वाले से बात की तो उसने बोला कि हाँ हाँ मेरी बात हुई है रश्मि से, तो आप कल आ जाओ, मैं आपको एड्रेस बता दे रहा हूँ, ये एड्रेस पे आ जाना। अंधेरी ईस्ट का एड्रेस था और उन्होंने मुझे बोला कि 7 दिन तक आपको ना फ्री में काम करना पड़ेगा, आप 50 रुपये आपको कन्वेंस मिलेंगे। तो मैंने बोला, ठीक है सर, मैं करता हूँ। हालांकि उन दिनों मैं पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, काम मिल जाए, एक बार काम मिल जाए तो मैं किसी न किसी तरीके से अपने आप को सेट कर लूँगा। तो मैं ये सुनकर के बहुत एक्साइटेड था कि चलो यार 50 रुपये तो कमाऊँगा, इंडस्ट्री का पहला पैसा। और फाइनली ये एक्साइटमेंट समेटे हुए मैं घर गया और ये सब चीज़ें शेयर की मैंने अपने भाभी से। उन दिनों मैं अपनी भाभी के साथ रहता था और भैया से ज़्यादा शेयर नहीं करता था ये सब चीज़ें, भाभी से शेयर करता था और भाभी भी बहुत एक्साइटेड हुई। और फाइनली मैं भी एक्साइटेड रहा पूरी रात सो नहीं पाया एक्साइटमेंट में। सुबह सुबह उठा, बस में चढ़ गया, बहुत ही बिजी बस था और बस में खड़ा खड़ा सोच रहा था, यार शूटिंग में ये करूँगा, ये भी सीखूँगा, फिर ये भी शूट सीखूँगा, सब कुछ सीखूँगा, फिर एक दिन इंडस्ट्री का बड़ा डायरेक्टर बन जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। और तभी उधर से टिकट कलेक्टर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने भी पॉकेट में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए और भाई पॉकेट तो खाली थी, पॉकेट में एक पैसा नहीं। मैं एक्साइटमेंट में पर्स लेना ही भूल गया था, पैसे ही लेना भूल गया था। अब इससे पहले कि वो टिकट कलेक्टर मुझसे कुछ कहे, जहाँ भी बस रुका मैं फट से उतर गया। मुझे लगा भाई बच गए। लेकिन ये जो खुशी थी बचने की वो ज़्यादा देर तक चली नहीं, क्योंकि तभी पीछे से एक हाथ आया और मैंने पलट करके देखा तो वो टिकट कलेक्टर था। नॉर्मली जो मुंबई में रहते हैं या जो मुंबई के बारे में जानते हैं उनको पता है कि बीएसटी बस के बाहर भी टिकट कलेक्टर, जो मेन सुपरवाइजिंग टिकट कलेक्टर्स होते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो उन्होंने उस दिन पकड़ लिया, मेरा बैड लक। मैं देखते ही डर गया। उन्होंने बोला टिकट, मैंने बोला सर टिकट नहीं है। उन्होंने बोला जब टिकट नहीं है तो बस में क्यों चढ़ा? मैंने बोला सर हम भूल गए सर, वो घर में ही पैसा भूल गए। बोला गांव से सीधा यहीं आ गए हो क्या? हाँ, घर में पैसा भूल गए तो बस में चढ़े क्यों, चेक करके नहीं चढ़ते क्या? मैं एकदम नर्वस हो गया। उन्होंने बोला चलो थाने चलो। पता नहीं वो थाने ले जाते कि नहीं, लेकिन मुझे धमकाने के लिए तो यही बोला। मेरी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू हो गए। मैंने बोला सर आज पहला काम है सर, आज पहला काम पे जा रहे हैं, जो भी पैसा आएगा 50 रुपये मिलेगा, वो पैसा ला करके आपको दे देंगे। बोले अच्छा, तो तुम्हारे 50 रुपये के लिए मैं अभी यहाँ पे शाम तक रुका रहूँ, चलो अभी। एकदम पाँव में गिर गया। मैंने बोला माफ़ कर दिया सर, हम पक्का 50 रुपये ला के देंगे, आप नंबर दे दीजिए, आपका नंबर हम आपको कॉल करके आपको आकर के दे देंगे। शायद उनको मुझे देख करके दया आ गई, क्योंकि जेन्युइनली मेरी आंखों में आंसू थे। कैसा है यार तुम लोग, हाँ गांव से सीधा उठ के आ जाते हो, चलो जाओ अगले बार टिकट लेकर के चढ़ना। हम बोले नहीं सर पक्का, हम अगले बार 2 टिकट लेकर चलेंगे। बोले जा रहे हैं। और फाइनली वहाँ से मैं गया। पहले दिन ही ये कांड हो गया। ये नर्वसनेस भी हो गई कि यार पता नहीं अब शूटिंग पे क्या होगा। एक होता ना कि एक दिन की शुरुआत ही ख़राब हो गई। फिर भी हिम्मत बांधे जब आगे गया और स्टूडियो देखा पहली बार,
सब दुख भूल गया, क्योंकि इसी चीज़ की चाहत में तो मैं आया था मुंबई, उस स्टूडियो में काम करने के लिए, उन लोगों के साथ काम करने के लिए। मैंने देखा एक बड़ा सा गेट है और पीछे कुछ ट्रक लगे हैं, उससे लाइट्स उतर रहे हैं, मॉर्निंग का समय था। मेरे अंदर से ऐसे फीलिंग हो रही थी, अरे वाह, मैं इनके साथ काम करूँगा, ये वही जगह है जहाँ पूरा इंडिया आना चाहता, मैं जा रहा हूँ। मतलब अंदर से बहुत ही एक्साइटमेंट थी, और वो एक्साइटमेंट के साथ मैं अंदर जाने लगा। जब अंदर जा रहा था तभी एक आदमी की आवाज़ आई, कुछ 35-40 साल का आदमी होगा, सॉल्ट पेपर बाल थे उनके, सफ़ेद से बाल थे। उन्होंने कहा हाँ कहाँ? बोला वो शूटिंग में। बोला शूटिंग देखने के लिए नहीं है भाई, यहाँ शूटिंग है, चलो अब निकलो यहाँ से। तो हम बोले कि हाँ हम भी शूटिंग करने ही आए हैं, डायरेक्शन से हैं। बोला अच्छा डायरेक्शन से, कौन सा सीरियल का शूटिंग? और वो सीरियल का नाम था कभी सौतन कभी सहेली। जिनको याद हो, ये सीरियल बहुत पुराना सीरियल है, तो उस सीरियल में मुझे पहला काम मिला था। तो मैंने उनको बोला वो कभी सौतन कभी सहेली का शूट पे है। तो उन्होंने बोला अरे यहाँ शूटिंग ही नहीं हो रही है उसकी, यहाँ दूसरी की शूटिंग हो रही है, चलो भाई निकलो यहाँ से। मेरा तो दिमाग ही घूम गया, पॉकेट में पैसे नहीं, इतनी टेंशन के बाद मैं वहाँ तक पहुँचा और गलत स्टूडियो। अब वहाँ से घर कैसे वापस आऊँगा? बहुत सारे ख्यालात दिमाग में आ रहे थे। इसके बारे में मैं बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। नाउ कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.